चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, कुछ अन्य बातें हम समझते हैं। अभी तक हमने राष्ट्रपति के बारे में सामान्य चर्चा की थी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, शपथ कैसे होती है, त्याग पत्र कैसे होता है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अनुच्छेद 52 हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 52 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, हमने कहा था। और उसके बाद हम बढ़े थे अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 की हमने बात की थी और कहा था कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख। जबकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख आप सभी लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। गुड इवनिंग प्रीति, चलिए बीना जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। बात की थी आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की थी। निर्वाचन हमने कहा था निर्वाचक मंडल करता है, निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं ये भी हमने कहा था कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभा, विधानसभा प्लस दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा, इन सब के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। तो ये था टोटल मामला निर्वाचक मंडल का। ठीक है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि हमने देखी थी। चुनाव की विधि, इसका जो चुनाव होता है, चुनाव कौन करता है, किस तरीके से होता है, तो अप्रत्यक्ष, आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि से होता है, एकल संक्रमणीय विधि से होता है। ये इसके चुनाव की विधि थी। तो सबको समझ आ गया होगा, इनडायरेक्ट चुनाव होता है, जनता भाग नहीं लेती। आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि सबको समझ आई होगी कि इस प्रकार की विधि में जो आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि होती है, इसमें क्या होता है, आपने देखा था एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। एक विधायक का मत मूल्य हमने निकालना सीख लिया था। और एक सांसद का मत मूल्य निकालना भी सीखा था। एक सांसद का मत मूल्य निकालना भी हमें आ गया था। ठीक है, और उसके बाद जो इसकी मतगणना की विधि होती है, मतगणना की विधि हमने कहा था कि जो मतगणना होती है उसकी विधि भी हमने पढ़ी थी कि किस तरीके की इसकी विधि होती है। इस विधि को न्यूनतम कोटा विधि कहते हैं, न्यूनतम कोटा विधि कहते हैं, कोटा विधि। तो ये सबकी समझ में यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई थी। इसके बाद जब हम आगे बढ़े थे, न्यूनतम कोटे का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल मैंने बताया था। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और इसके लिए न्यूनतम आयु मैंने आपको बताई थी, न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो इसकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। ठीक है, 35 ईयर होती है। और इसके बाद आर्टिकल 59 में हमने कहा था कि राष्ट्रपति, आर्टिकल 60 पढ़ा था हमने, राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60 में हमने राष्ट्रपति की शपथ के बारे में पढ़ लिया था। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसे शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाते हैं। और बात आई त्याग पत्र की, तो त्याग पत्र किसे देते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र देते हैं, उप राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। इसके बाद हमने आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की थी।
महाभियोग की प्रक्रिया को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। सर्वप्रथम किसी एक सदन द्वारा 1/4 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास किया जाता है। वहां पर जब विधेयक पास हो जाता है तो वही सदन 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास करता है। फिर दूसरा सदन भी 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास करता है, जिसके साथ ही महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। चलिए, गुड इवनिंग सभी साथियों को। और अब यहाँ तक की बातें हमने लास्ट में पढ़ी थी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को अन्य बातें भी समझते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप लोग समझ लेना, आर्टिकल 58 और 59। आर्टिकल 58 क्या है और 59 क्या है, इन दोनों को भी समझ लो। 58 और आर्टिकल 59, इन दोनों को भी साथ लेके चलते हैं और इसको हम कंप्लीट करके फिर राष्ट्रपति के कार्यों में आते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल 58 में दे रखी हैं, योग्यताएं। और वेतन जो है, वेतन एवं भत्ते, वेतन व भत्ते आर्टिकल 59 में दे रखे हैं। तो हेडिंग लिखेंगे आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। जल्दी से सभी लोग हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। योग्यताओं की हम बात करते हैं। योग्यता में सब लोग जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति पद की योग्यता में पहला पॉइंट लिखेंगे वह भारत का नागरिक हो। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं लिखेंगे, पहला पॉइंट वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। चौथा पॉइंट, उसे कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया हो। 50 मतदाताओं का अनुमोदन प्राप्त हो, 50 मतदाताओं का समर्थन और 50 मतदाताओं का अनुमोदन प्राप्त हो। 50 मतदाताओं का अनुमोदन प्राप्त हो। याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 अनुमोदक और 50 समर्थक, 50 जो सांसद होते हैं या विधायक समर्थक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने जरूरी होते हैं। 50 मतदाताओं द्वारा उसे समर्थन तथा 50 मतदाताओं का अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखेंगे वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो यह है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। अब आर्टिकल 59 लिखेंगे राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। और लिख लेना, राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपया भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। वेतन दिया जाता है।
चलिए, तो ये दोनों आर्टिकल भी हमारे कंप्लीट, आर्टिकल 58 और 59। एक बार फिर से देख लो, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा, 54 में उसके निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाओ, अभी गवर्नर में आते हैं, अभी राष्ट्रपति चल रहा है, कहाँ गवर्नर अलग बीच में घुसेड़ दे रहे हो। आर्टिकल 55 देखो, आर्टिकल 55 में चुनाव अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणी विधि से होता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणी विधि से होता है। इसमें देखो, एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं और एक सांसद का मत मूल्य निकालते हैं। विधायक का मत मूल्य बराबर क्या होता है, राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है उसमें राज्य के विधायकों की संख्या से भाग देते हैं, गुणा 1000 कर देते हैं, और सांसद का मत मूल्य निकालते हैं। तो सांसद का देश के जितने भी विधायकों का मत मूल्य होता है, विधायकों का मत मूल्य निकला होता है, उनको बट्टे करके सांसदों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो एक सांसद का मत मूल्य भी निकल आता है। उसके बाद मतगणना की जो विधि होती है उसे न्यूनतम कोटा विधि कहते हैं। तो न्यूनतम कोटा विधि भी आपने देखी थी, उसमें कुल वैध मत बट्टे 2 करते हैं, +1 कर देते हैं, तो ये मतगणना की विधि भी निकल आती है। अब आते हैं आर्टिकल 56, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। तो आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56 तक ये एक साथ हमने क्लियर कर ले, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 60 में आगे राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। और त्याग पत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभियोग। महाभियोग के लिए सबसे पहले 1/4 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास होता है किसी सदन द्वारा, वही सदन फिर 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास करता है, और उसके बाद दूसरा सदन 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास करता है, जिसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, आर्टिकल 58 हमने राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात की, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा किसी लाभ के पद पर न हो, और तीसरी बात हमने कहा कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य बनने के समान योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने समझी। और वेतन एवं भत्ते 5 लाख रुपए, हमने यहाँ पर वेतन की बात की। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख रुपए, और कहां से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। बिल्कुल, प्रणाम सभी साथियों को, प्रणाम। अब देखिए 5 लाख रुपए वेतन, और अब यहाँ देखो समर्थन और अनुमोदन कितने सदस्यों का होता है, तो 50 मतदाताओं का समर्थन और 50 मतदाताओं का अनुमोदन भी होना चाहिए। तो ये यहाँ तक की बातें हमने इसमें क्लियर कर ली। अब देखिए, अब इसमें एक पॉइंट आप लोग लिख लेना, आर्टिकल 71, जल्दी से लिखिए आर्टिकल 71। सभी लोग आर्टिकल 71 लिखेंगे ताकि हम यहाँ से आगे बढ़ सकें। लिखिए आर्टिकल 71 और डैश करके लिखेंगे आर्टिकल 71 में, और लिखना राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है, सुलझाया जाता है। चुनाव संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। पूछा जाता है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। लेकिन अन्य जो विवाद होते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव या अन्य कोई विधानसभा चुनाव है, तो वो कहां पर जाते हैं, तो निर्वाचन आयोग उनको सुलझाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जबकि इनके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर। और एक पॉइंट और लिख लेना, अब लिखिए जमानत राशि, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए, जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विशेष रूप से जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है, तो जमानत राशि लिखेंगे 15,000 रुपए होती है। जमानत राशि लिखेंगे 15,000 रुपए।
जब कोई चुनाव होता है तो उसके लिए जमानत राशि रखी जाती है, वो होती है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। और होता क्या है, यदि कुल जो मत होते हैं, वैध मत होते हैं, उसका 1/6 अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलते तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो लिख लेना जमानत राशि 15,000 रुपये, और लिख लेना यदि वैध मतों का 1/6, यदि वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होते तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, वो फिर वापस नहीं मिलते। ठीक है, तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यदि कुल वैध मतों का 1/6 किसी उम्मीदवार को नहीं मिलते, 1/6 मत उम्मीदवार को नहीं मिलते तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक, चलिए, तो यहां तक की बातें क्लियर होगी। अब मैं आपका क्वेश्चन है कि गवर्नर की सैलरी कितनी होती है। तो गवर्नर की जो सैलरी होती है वो 3,50,000 रुपया होती है। फिर हम सबकी एक एक करके जब समझेंगे, मैं एक स्ट्रक्चर बता करके सबका सैलरी वगैरह बता दूंगा और निर्वाचन वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लिखो राष्ट्रपति के कार्य। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति के कार्य। अगली हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति के कार्य। कार्य एवं शक्तियां कहते हैं। तो राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से होते हैं उनको समझते हैं। अब राष्ट्रपति के कार्यों के लिए आप लोग थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर को समझना। सबसे पहली आती है कार्य एवं शक्तियों में। एक होती है नंबर 1 विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। दूसरी होती है कार्यपालिका शक्ति और तीसरी होती है न्यायिक शक्ति। नंबर 3 होती है न्यायिक शक्ति। 3 शक्तियां तो ये होगी कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति। चौथी होती है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। इसके बाद पांचवी में आते हैं, पांचवी शक्ति होती है इनकी न्यायिक शक्ति। सैन्य शक्ति होती है सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। छठी शक्ति होती है आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। नंबर 6 लिखेंगे आपातकालीन शक्ति। नंबर 7 लिखेंगे राजनयिक शक्ति। नंबर 7 लिखेंगे राजनयिक शक्ति। तो ये मुख्य रूप से हम इन 7 शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो जल्दी से इन शक्तियों को लिखिए और एक एक करके इनको समझ रहे हैं। नंबर 1 हेडिंग लिखो कार्यपालिका शक्ति। इतना लिख लिया होगा सबने। विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबने देखा था। तो विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति और राजनयिक शक्ति। और इसमें सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। पहली हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। लिखा सबने। नंबर 1 लिखेंगे विधायी शक्ति। विधायी मतलब विधायिका वाली शक्ति। और विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं मैंने आपको लिखाया था, याद है किसी को? विधायिका में सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और फिर मंत्रिपरिषद। ये सारी चीजें हमने लिखी थी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली जो हम बात कर रहे कार्यपालिका शक्ति में, कार्यपालिका शक्ति में नंबर 1 पॉइंट
राष्ट्रपति कार्यपालिका में जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति खुद ही होता है, तो पहला पॉइंट यही आ जाएगा कि जो राष्ट्रपति है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। पूरी जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनकी सलाह पर, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरी बात, राष्ट्रपति ये सारी नियुक्ति से संबंधित शक्तियां हैं। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। जिसकी भी नियुक्ति करता है वो सारी नियुक्तियां यहां पर आ जाती हैं। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब देखिए और किसकी करता है, देखो महिला आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, कॉमा एससी एसटी आयोग, एससी एसटी आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग आदि सभी केंद्रीय आयोग, सभी केंद्रीय या संघीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, सदस्यों की नियुक्ति करता है। इन सब की नियुक्ति करने का काम किसका है? राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में संघीय लिखा है, संघीय आदि सभी केंद्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल राज्य के आयोगों की नियुक्ति। अब अंतर समझते हुए चलना, जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो काम आएंगे बहुत सारी चीजें। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल राज्यपालों की नियुक्ति नहीं करेगा, राष्ट्रपति कर देता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा था, तो राज्यपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य महिला आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य में एससी एसटी आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग आदि सभी राज्यीय आयोगों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया। एक होता है एडवोकेट जनरल, एक होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या इसे क्या कहते हैं? भारत का महान्यायवादी। क्या कहते हैं इसे? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। ठीक है, की नियुक्ति, इसे महान्यायवादी कहते हैं। और राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता। ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, कॉमा इसके अलावा सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, सीएजी की नियुक्ति
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और किसकी नियुक्ति करता है? तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति, प्रमुखों की और सीडीएस की नियुक्ति करता है। ठीक है, इन सब की नियुक्ति करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। तो इनको सारे के सारे लिख लो आप। इसके अलावा वित्त आयोग और राजभाषा आयोग, ठीक है, इन आयोगों को भी मैं लिख दे रहा हूं। वित्त आयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये सारी जितनी नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं, ये सब कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा जल्दी लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं। मेरा एक मोटिव यह है कि मैं चीजें अच्छे से आपको करा दूं, इसलिए सारे पॉइंट मैं आपको एक एक करके चीजें अधिक से अधिक लिखा दे रहा हूं। जल्दी से इन पॉइंट को नोट करें और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं।